This program is for discussion purpose only. Business Plus TV or any of our anchor does not bear any responsibility or liability towards the content. नाज़रीन, वेलकम टू बिज़नेस टुडे। मैं हूं अली नासिर। जिस मौजू के ऊपर हम गुफ्तगू करते हैं रोज़ाना की बुनियादों पर वो है बिज़नेस, इकनॉमिक्स, फाइनेंस, बैनुल-अक़वामी और मुकामी मंडियाँ और माशी माशरत यानी इकॉनमी और सोसाइटी के बारे में भी बात करते हैं। और डेली टाइम्स की जो रोज़ाना की ख़बरें होती हैं, रोज़ाना की अहम सुर्खियाँ होती हैं, उनके ऊपर भी गुफ्तगू होती है। आज मेरे साथ मौजूद होंगे जनाब फ़हीम उज़्ज़मा साहब, बतौर मेहमान भी, बतौर मेज़बान भी, और उनको सबसे पहले वेलकम करता हूँ। ये एफ़मा के हमारे ख़ित्ते में नुमाइंदे हैं। वेलकम करूँगा सर आपको। अस्सलाम वालेकुम, सुबह खैर। वालेकुम अस्सलाम। लग रहा है आज सुबह तो बहुत ही अच्छी गुजर रही है, इस एनर्जी के साथ आपने बोला। लग रहा है MSCI का टीका जो है वो सबको ही लग गया है। मुझे भी लगा थोड़ा सा, आपको भी लग गया। कल 1000 पॉइंट, 1000 हाथ तो नहीं कहूँगा, लेकिन 1000 पॉइंट का एक जो है एक पुरुमीद किस्म का इजाफा हमारी मार्केट में देखा गया। 1.5 ट्रिलियन डॉलर्स का कहते हैं ट्रैकर फंड्स जो हैं पाकिस्तान आएंगे, लेकिन ये मत भूलिएगा वो 1.5 ट्रिलियन डॉलर्स में से सिर्फ 0.19% शायद पाकिस्तान को मिलेगा, जो मेरा अंदाज़ा है। तो तकरीबन जट का हिसाब फिर करूँगा सीधा साधा कैलकुलेटर से, 3 अरब डॉलर शायद बनेंगे। 3 अरब डॉलर आएंगे तो बेशक चीज़ बहुत अच्छी है। शुक्र ये है कि वो जो नामालूम गोरा था अब उसको नाम मिल जाएगा। उस बेनाम बच्चे को, उस बदनाम तो नहीं कहूँगा लेकिन बेनाम बच्चे को कोई नाम मिल जाएगा, हमें पता लग जाएगा ये गोरा है कौन। क्योंकि पहले तो काले ही गोरे बने हुए थे। हमारे यहाँ इसी तरह होता है ना कि वही लोग जो हमारे ओवरसीज़ थे, बाहर दुबई के टर्मिनल पे बैठकर या यहीं मुकामी टर्मिनल पे बैठकर ओवरसीज़ इन्वेस्टर बने हुए थे, फॉरेन इन्वेस्टमेंट आ रही थी। लेकिन अब कुछ बेहतर होगी। थोड़ा सा हमारे नाज़रीन के लिए बताइएगा ये कितनी खुशाइंद ख़बर है। MSCI के बारे में भी थोड़ा सा हमें बताइएगा, मॉर्गन स्टैनली ग्रुप के बारे में बताइएगा, और भी दीगर बातें बताइए। देखें अली साहब, ये बहुत नेगेटिव ख़बर थी। हैं? बहुत नेगेटिव ख़बर थी और इसके पीछे हुकूमत बहुत काम कर रही थी, लेकिन नेगेटिव चाइना के लिए। हाँ। अगर आप प्रेस रिलीज़ देखें तो 2 सतर हमारे हैं, 2 सतर हमारे हैं, और दिबाचा जो है 4 पैराग्राफ का वो चाइना का है कि चाइना ने इतनी तरक्की कर ली, इतना ज़्यादा कर लिया, इतना ज़्यादा उन्होंने इम्प्रूवमेंट कर लिया और ये सारा कुछ कर लिया, लेकिन हम उनको नहीं देंगे, हम उनको नहीं देंगे। और पाकिस्तान जो है वो तो सारी बात है, चाइना की मईशत जो है वो तो इतनी छोटी है और पाकिस्तान की मईशत इतनी बड़ी। अच्छा, तो सारी बात है हम क्वालिफाई करते हैं ये। अच्छा, फ़हीम साहब देखें ना, हर चीज़ में पॉजिटिव आंसर निकाला गया। इशारे उल्टे हो गए, सॉरी। क्या करूँ, एक बुजुर्ग ने मुझे दुआ दी थी कि बेटा 9 से 10 के दरमियान ना तू चाहेगा भी तो सच निकलेगा तेरे अंदर से, तो उसकी वजह से फंसा हूं। चाइना ए शेयर्स जो हैं वो शेयर्स हैं जिनके लिए गवर्नमेंट पिछले 3 साल से, चाइनीज़ गवर्नमेंट पिछले 3 साल से इकदाम कर रही थी कि वो किसी तरह से MSCI इंडेक्स के अंदर अव्वल नंबर जो है। लेकिन ए 2 कैटेगरीज हैं, एक ए शेयर्स हैं और बी शेयर्स हैं। ए शेयर्स वो हैं जो कि इंटरनेशनली ट्रेडेड हैं, यानी कि गवर्नमेंट ने इजाज़त दे दी है, और जो बी शेयर्स हैं वो सिर्फ और सिर्फ लोकल इन्वेस्टर्स के लिए हैं। अच्छा, ये वो शेयर्स हैं जो कि हांगकांग एक्सचेंज के अंदर भी लिस्टेड हैं और न्यूयॉर्क एक्सचेंज के अंदर भी लिस्टेड हैं। तो ये बात नहीं थी कि वो शेयर्स इंटरनेशनली ट्रेडेबल नहीं थे या ट्रेड नहीं हो रहे थे, वो हो रहे थे, लेकिन एक कॉन्फिडेंस, इंटरनेशनल इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस चाइनीज़ गवर्नमेंट को चाहिए था, और वो उसके अंदर किसी न किसी तरह से चाह रहे थे कि वो उनको एक नोट मिल जाए, यानी कि टिक मार्क मिल जाए कि हाँ ठीक है, इन्होंने सवाल का सही जवाब दिया है। लेकिन उसमें शर्त है ना, MSCI इंडेक्स वाली शर्त है ना कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट की खुल्लम खुल्ला इजाज़त होनी चाहिए। उधर थोड़ा सा गवर्नमेंट रेगुलेशन है, ऐसा मेरा ख्याल है। बहुत नहीं, बहुत बड़ी ज़्यादा है, लेकिन मैं यही चाह रहा हूँ कि थोड़ी वजाहत हो जाए ना इसमें। दूसरी बड़ी इकोनॉमी है चाइना, जो है दुनिया की दूसरी बड़ी इकोनॉमी है। हम बात करते हैं बिलियंस की, वो बात करते हैं ट्रिलियंस की। तो उसके अंदर ये मज़े की जो बात है कि वो सारा कुछ होने के बावजूद भी
जो है उनको इजाज़त नहीं दी गई और ये दूसरा सेटबैक मिला, दूसरा डिले हुआ है चाइना के लिए। उसके लिए अच्छा सर उसके लिए शर्त थी ना, देखो MSCI के कुछ सर रूल हैं, वो ये है कि पैसा कितनी आसानी से किसी मुल्क में लगाया जा सकता है और निकाला जा सकता है। हमारा तो खुला खाता है, जो मर्जी आए लगाए, जो मर्जी आए निकाल दे, हम तो क्वालिफाई करते हैं। लेकिन हम क्वालिफाई कर रहे थे, लेकिन 2008 के अंदर क्यों हमें किक ऑफ किया गया था, फ्रंटियर मार्केट के अंदर 2009 के अंदर दोबारा इंक्लूड किया गया था और इतना लंबा अरसा लगा जब आने में दोबारा MSCI इंडेक्स, इमर्जिंग मार्केट्स इंडेक्स के अंदर दोबारा इंक्लूड होने में। उसकी वजह यह है कि 2008 के अंदर बहुत बड़ा एक सेटबैक लगा था स्टॉक मार्केट को और कुछ अरसे तक बंद रही थी स्टॉक मार्केट, ट्रेडिंग बंद रही थी बिल्कुल। और उसके अंदर उसी की वजह से उन्होंने कहा कि ये जो है ना फ्री मार्केट इकोनॉमी के रूल्स के खिलाफ है और हम पाकिस्तान को किक ऑफ कर रहे हैं। अच्छा, ये किक आउट कर रहे हैं। ये 1994 से इंक्लूडेड थी MSCI इंडेक्स के अंदर, पाकिस्तानी जो स्टॉक मार्केट थी KSE इंडेक्स, KSE मार्केट, और वो 2008 तक मौजूद थी और 2008 के अंदर उनको किक आउट कर दिया गया था हमको। अब इतना अरसा हमें लगा है करने के अंदर, इसमें कई आर्टिकल, CNBC का आर्टिकल है, इसके अलावा ब्लूमबर्ग के काफ़ी आर्टिकल्स हैं जिसके अंदर उन्होंने कहा है व्हाट चाइनीज कैन लर्न फ्रॉम पाकिस्तान, व्हाट चाइनीज कैन लर्न। हाँ, वो मैंने देखा था, आपने मुझे टैग किया था उसमें ट्विटर पर, मैंने देखा था। तो देखिए, जहाँ पे बहुत सारी हमारे अंदर बुराइयाँ हैं उसके अंदर यह है कि कुछ हम लोगों ने यानी कि मार्केट प्लेयर्स ने जो है ना कुछ मार्केट रिफॉर्म्स किए हैं, कुछ मार्केट रिफॉर्म्स किए हैं जिसकी वजह से इम्प्रूवमेंट आई है, फ्री फ्लो ऑफ लिक्विडिटी। और फिर ये नहीं है कि आपने वो लगा दिए ऑटो फ्लैग्स लगा दिए, ऑटो स्विच लगा दिए कि जैसे ही अगर मार्केट इतनी ज़्यादा ऊपर नीचे जाएगी तो वो बंद हो जाएगी। नहीं तो है हमारे यहाँ अभी थोड़ा सा उन्होंने रिलैक्स किया, उन्होंने जो है सारे इक़दाम किए इस डायरेक्शन के अंदर कि वो दोबारा जो इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स, देखिए MSCI इंडेक्स के अंदर जो इन्वेस्टमेंट की वजह से जो इन्वेस्टमेंट होगी वो तो अपनी होगी। हम ये क्यों कहते हैं कि हम पाकिस्तान को IMF प्रोग्राम की ट्रांच मिल गई या जो है IMF ने अप्रूव कर दिया, वो तो बहुत छोटी सी अमाउंट होती है अगर देखा जाए तो बहुत छोटी है, वो बहुत छोटी है। ऐसी कोई फॉरेन करंट अकाउंट डेफिसिट हमारा कोई इतना बड़ा नहीं है कि हमारे फॉरेक्स रिजर्व्स इतनी तेज़ी से वो लिक्विडेट हो रहे हों कि हमें एक जो है फॉरेन एक्सचेंज क्राइसिस आ जाए। करंट अकाउंट क्राइसिस नहीं आता हमारे यहाँ, लेकिन बात ये होती है कि नोड ऑफ कॉन्फिडेंस होता है। IMF को ट्रैक बहुत सारे लोग कर रहे होते हैं, इसी तरह से MSCI इंडेक्स को बहुत सारे लोग ट्रैक कर रहे होते हैं। अब वो कहेंगे कि हाँ ठीक है, जो लोग बैठे हुए हैं लंदन के अंदर, न्यूयॉर्क के अंदर, हांगकांग के अंदर, सिंगापुर के अंदर, फंड मैनेजर्स और इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स वो कहेंगे ठीक है अब ये एक ऐसा इकदाम हुआ है। देखिए एशिया की बेहतरीन मार्केट है इन टर्म्स ऑफ इम्प्रूवमेंट, इन टर्म्स ऑफ इंक्रीज इन द कैपिटल मार्केट कैपिटलाइजेशन, इन टर्म्स ऑफ इम्प्रूवमेंट इन द शेयर प्राइसेस। और अभी भी हम PE रेशियो के अंदर बहुत नीचे हैं, यानी कि अभी बहुत ज़्यादा गुंजाइश है एप्रिसिएशन की। प्राइस टू अर्निंग रेशियो, PE रेशियो कंपैरिजन है, ये कंपैरेटिव एनालिसिस हो, कंपैरेटिव एनालिसिस है, लेकिन है देखिए कंपेयर हर चीज़ बेंचमार्क्स पे चलती है यहाँ पे, स्टॉक मार्केट, कैपिटल मार्केट्स के अंदर बिजनेस। अच्छा, मैं आपको एक चीज़ बताऊँ, मैं इस शोबे के ऊपर थोड़ी सी तहकीक करता हूँ, नाचीज़ हूँ, वैसे तो बेकार आदमी हूँ, मेरी सारी फाइनेंस की किताबें मैंने रद्दी को बेच दी हैं, जो बाकी बची थी मैंने तंदूर वाले को दे दी, मैंने कहा जला दो, कहता नहीं इसमें रोटियाँ पका के दूंगा लोगों को। खैर जो भी है, लेकिन मैंने चंद चीज़ें पढ़ रखी हैं जो उसूल के, जो आपने भी पढ़ी थी। एक तो ये है कि एफिशिएंट मार्केट हाइपोथेसिस या एफिशिएंट मार्केट थ्योरी, जो लोग उसमें बहुत ज़्यादा यकीन करते हैं थ्योरी कहते हैं, जो मेरे जैसे थोड़े कच्चे हैं वो कहते हैं हाइपोथेसिस है। तो और दूसरी चीज़ जो मैंने अहम सीखी, अमूमन यहाँ पाकिस्तान में लोग ना पढ़ना चाहते हैं ना सीखना चाहते हैं, वो ये है कि कॉमन स्टॉक वैल्यूएशन के या प्राइसिंग के कौन कौन से मॉडल्स हैं। सर मेरे आपके बनाए हुए नहीं हैं, देखिए उनके यहाँ स्टॉक मार्केटें कब से एग्जिस्ट करती हैं। तो गॉर्डन मॉडल एक टेस्टेड है, सेकंड में वॉल्टर मॉडल है, जैसे आपने कहा कि उसमें PE रेशियो को भी इंक्लूड किया जा सकता है, उसकी एक वेरिएशन गॉर्डन ग्रोथ मॉडल की PE रेशियो के ऊपर भी बनाई जा सकती है। तो आप क्योंकि उसमें P एक साइड पर होता है, इधर आप प्राइस अर्निंग रेशियो के जरिए भी निकाल सकते हैं। इट्स नॉट वेरी कॉम्प्लिकेटेड, इट्स सिंपल। सर देखिए उसके ऊपर वेरिएशन पे फ़र्क नहीं पड़ता, मेन चीज़ क्या है कि वो ग्रोथ को देख रहा है, और ग्रोथ एलिमेंट क्या है कि वो इकोनॉमिक ग्रोथ को देखेगी। सही है।
अब वो जी जो है बेचारा, यानी लोग अमूमन वो फार्मूले में मैंने इनको डाल दिया, यकीन करें पिछला पूरा हफ्ता इस हमारी सारी आवाम का फार्मूले में लग गया कि फार्मूला है क्या, कितना मुश्किल है, इतना आसान हलवा फार्मूला है। और इसका मकसद कतई ये नहीं है कि आप एग्जैक्ट प्राइस कैलकुलेट कर पाएंगे, बिकॉज जी विल बी वेरिएबल, योर मार्केट रेट ऑफ रिटर्न विल बी वेरिएबल, लेकिन प्रॉब्लम ये कि यू विल बी एबल टू रीच ए बॉल पार्क फिगर और वुड बी एबल टू रीच ए बैंड so that you can decide what would be the right price. सही है, बिल्कुल सही। On let's say on a scale of making an error, you will be 10 minus plus 10%. सही है। 20%, चले 10-20%। आपको पता है, आप कह रहे हैं, मैं कह रहा हूँ आपको आज की तारीख के अंदर कि हमारे हाईली ओवर प्राइस शेयर्स हैं। इन शेयर्स की कदर ही नहीं है, अहमियत ही नहीं है, क्योंकि देखिए फार्मूले पे उतरना जरूरी है। अगर मैं और आप ये कह दें कि हाँ पाकिस्तान के इंटरेस्ट रेट लो हैं, इट्स जस्टिफाइड, लेकिन फिर इसका मतलब है कि हमें फिशर की थ्योरी या फिशर की कबर पे जाके लाते मारनी पड़ेंगी। लोग करने के लिए तैयार होंगे पाकिस्तान में, लेकिन ये अभी फिशर नहीं बने, क्योंकि इनकी विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट हमारे यहाँ 2% की तहकीक नहीं हुई इंटरेस्ट रेट के ऊपर। इनको पता नहीं इंटरेस्ट रेट क्या है, ये अभी तक क्लियर नहीं, इनको ये नहीं पता मुनाफा क्या होता है, सूद क्या होता है, रिबा क्या होता है। यकीन करें मेरी बात, मैं गलत बात नहीं आपसे कर रहा, रोजे की हालत में हूँ, रमज़ान का महीना है, गलत बात मैं नहीं करूँगा आपसे। यहाँ 2% का काम नहीं हुआ। फाइनेंस के बारे में किसी को दो धेले का, एकेडमिक बात कर रहा हूँ, फाइनेंस के बारे में एकेडमिक अरीना के अंदर 2% का किसी को नहीं पता। हाँ पाकिस्तान में मैंने चंद एक लोग दिखे, मैं झूठ नहीं बोलूँगा नाज़रीन, फ़हीमुज़्ज़मान साहब मेरे सामने बैठे हुए हैं, ये भी उन लोगों में शामिल हैं जिनको मैं समझता हूँ कि फ़ाइनेंस की नॉलेज रखते हैं। तो मैं इनसे मुलाकात हुई तो मैंने ये नोटिस किया कि इनके फंडामेंटल्स बहुत स्ट्रॉन्ग हैं, एजुकेशनल फंडामेंटल्स की बात कर रहा हूँ। और चंद ही ऐसे गिनती के लोग होंगे फ़हीम साहब, माजरत के साथ थोड़ा, आप तो खुश होंगे आपका नाम आया अच्छे लोगों में, लेकिन बहुत सारे लोग आपके दोस्त होंगे जिनको धेला कुछ नहीं पता फाइनेंस के बारे में, लेकिन इस मुल्क की फाइनेंस के फैसले वो कर रहे हैं, धेला नहीं पता। मुझे लगता है कि जब इन्होंने MBA किया होगा, मेरे ख्याल से ये या तो क्लास में बैठे दोशीज़ाओं के फ़ोन नंबर मांगते रहे होंगे, या इनके मामू चाचा फुप्पा कहीं लगे हुए होंगे कि ये पास हो गए, नहीं तो ये क्लास के बैक बेंचर। और मैंने पाकिस्तान में देखा भी यही है, आखिरी जुमला बोलूँ, कि जो बैक बेंचर होते हैं, जो थर्ड क्लास से स्टूडेंट होते हैं, जिनकी कारकर्दगी 2% की होती है क्लास के अंदर, मैं देखता हूँ वो इदारे के CEO बने हुए होते हैं। निकम्मे जो फुल इस तरह के स्टूडेंट होते हैं ना क्लास में बैठे हुए, जिनका पूरा दिन रात को टेलीफोन करना, बातें करना लड़कियों के साथ, उनको मैं देख रहा हूँ वो चीफ एग्जीक्यूटिव बन रहे हैं, सीनियर एग्जीक्यूटिव वाइस प्रेसिडेंट्स बन रहे हैं, बैंकों के भी, इदारों के भी। मेरे ख्याल से साइंस की किताबों को जला देना चाहिए, पढ़ना लिखना छोड़ देना चाहिए, यही काम करने चाहिए जो आजकल चल रहे हैं, यही काम। यकीन करें, मैं आपको बता रहा हूँ, आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ, बड़ी बात मैं नहीं करूँगा, फिर बोल रहा हूँ, रोज़े की हालत में हूँ, कोई गलती हो जाए तो माफ़ कर दें। रोज़े की हालत में वैसे भी हमारी कौम पे गर्मी की वजह से थोड़ी सी दरिंदगी, माज़रत, थोड़ी सी तब्दीली आ जाती है। अच्छा देखिए, इसमें 2 बातें कहूँगा। एक तो पहली बात ये, आपने इस नाचीज़ के बारे में बड़ी तारीफ़ें कर, मैंने सही बात की आपसे, मैं नहीं समझता, मैं नहीं करता कोई तारीफ, मैंने सही बात की है। तो मैं इस लायक नहीं हूँ कि जितनी आपने मेरी तारीफ़ कर दी। अच्छा, दूसरी बात जो है कि मैं दूसरी तरफ उस चीज़ को भी इसके ऊपर भी कमेंट करूँगा कि कोई अगर किसी पोजीशन ऑफ अथॉरिटी पे पहुँचा हुआ है तो डेफिनेटली उसके अंदर कुछ ना कुछ क्वालिटीज़ होंगी। अच्छा ठीक है, क्वालिटी होती है, खुशामद, चापलूसी, साजिश, ठीक है, ये भी क्वालिटीज़ हैं। बस मैंने जो बात कहनी थी वो कह दी। अच्छा, अब हम आते हैं कि क्या, देखिए इस चीज़ के ऊपर तो मैं 110% आपसे एग्री करता हूँ कि इस मार्केट को और इस बिजनेस इकोसिस्टम को नहीं मालूम कि दुनिया में क्या हो रहा है। अब मैं सर जो बात मैंने सही, ये सिर्फ बता दें, क्या कैपिटल, ये ना इस फार्मूले से कतई नज़र, क्या कैपिटल कॉमन स्टॉक की वैल्यूएशन के लिए दुनिया में फार्मूला मौजूद है कि नहीं, मुझे सिर्फ इतना बता दें। देखिए सर, या सिर्फ हमारे ब्रोकरों को पता है, उसके अलावा किसी को नहीं पता। आपको एक चीज़ मैं बस बोल दूं कि न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज के अंदर 75% जो ट्रेड्स हो रहे हैं, 75% जो ट्रेड्स हो रहे हैं वो आदमी नहीं कर रहे, वो रोबोट्स कर रहे हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्योंकि वो देखते हैं कि भाई क्या जो हैं पैरामीटर्स हैं, उन पैरामीटर्स के हिसाब से ऑटोमेटेड ट्रेड्स हो रहे हैं। तो कोई फार्मूला होगा, कोई फार्मूला होगा, तो ये क्या है? ऑफ कोर्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एल्गोरिथम्स जो होती हैं वो क्या है? दे आर बेस्ड ऑन सम काइंड ऑफ कंप्यूटेशन। जी हाँ, अजम्पशंस और हाइपोथेसिस और टेस्टेड मॉडल्स। ऑफ कोर्स टेस्टेड मॉडल्स, यस, ठीक है। अच्छा चले, वो तो, एंड दीज मॉडल्स आर थ्योरेटिकल इन नेचर आल्सो,
सम ऑफ देम आर थ्योरेटिकल इन नेचर। देखिए थ्योरी से भी प्रैक्टिस के ऊपर आती हैं बातें। तो यानी कि ये चलिए बहुत ज़्यादा हम बहुत ही ज़्यादा ज़ख़ीम बातें कर रहे हैं। सर देखें ना, अगर इंटरेस्ट रेट वहाँ पे वेरिएशन आती है, मिसाल के तौर पे आपके यहाँ रेट कम हुआ 0.25% सही, जैसे हमारे यहाँ अपनी तरफ से बड़ा इंग्लिश 25 बिप्स, मैंने कहा बेटा बिप्स होता क्या है? बिप्स होते हैं, यानी इनको ये नहीं पता कि बिप्स क्या होते हैं, बस एक चीज सीख ली, बिप्स होते हैं 25 बिप्स। मेरा तो मीटर आउट हो गया। लेकिन फाइन साहब एक छोटी सी ब्रेक लेते, फिर उसके बाद वापस आते हैं। आपसे मैं जानने की कोशिश करूंगा कि इंटरेस्ट रेट वेरिएशन के क्या असरात होते हैं स्टॉक मार्केट के ऊपर। लेट्स टेक ए शॉर्ट ब्रेक। नाज़रीन वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक। गुफ्तगू हमारी जारी फ़हीम उज़्ज़मा साहब के साथ। फ़हीम उज़्ज़मा साहब मुझे सिर्फ इतना बता दें कि बैनुल-अक़वामी सतह के ऊपर जब इंटरेस्ट रेट की वेरिएशन अमेरिका में नहीं यूरोपियन यूनियन के अंदर आती है तो अमेरिका के शेयर्स के अंदर खलबली सी मच जाती है। मुझे सिर्फ इतना बता दें, कोई ना कोई थ्योरी तो फिट होती होगी, कोई ना कोई सोच और फिक्र तो होती होगी, या पाकिस्तान की तरह बेहंगम हरकत तो नहीं हो सकती कि इंटरेस्ट रेट नीचे जाए और मार्केट भी नीचे चली जाए। यानी ये तो, इसीलिए मेरा दिल चाहता है कि मैं उन सारे फाइनेंस की किताबों को चीर के फाड़ दूं, तबाह कर दूं, उनको तबाह कर दूं, लाते मारूं उन जाकर, सब मतलब ख़त्म कर दूं उनको, माशियात की सारी किताबों को आग लगा दूं मैं, यकीन करो तबाह कर दूं, फिशर की थ्योरी को आग लगा दूं, गॉर्डन मॉडल को आग लगा दूं, वाल्टर मॉडल को आग लगा दूं, वो जीनी कोएफिशिएंट भी है शायद, उसको भी आग लगा दूं। क्या ज़रूरत पड़ी? हमारे ब्रोकरों के पास तो इल्मुल नजूम है, उनके पास तो सितारों का इल्म है, वो तो बता सकते हैं कौन सा शेयर चढ़ेगा। और हमारे यहाँ फेसबुक के ऊपर तो ऐसे ऐसे अक्लमंद और ज़हीन लोग बैठे हुए हैं, ऐसे तो लोग ही नहीं सारी दुनिया के अंदर, उनको तो हमसे सीखना चाहिए। न्यूयॉर्क वालों को क्या पता है? अब बताएं, इंटरेस्ट रेट का पहले बताइए। देखिए डेफिनेटली जब ये अपॉर्चुनिटी कॉस्ट की बात होती है, सिंपल बात है, तो आपको इफेक्ट करेगा, डेफिनेटली होता है। और अगर रिलेशन को उल्टा दिखा दे स्टॉक मार्केट तो उसके क्या माने? तो डेफिनेटली कोई बहुत ही बड़ा फैक्टर है जो कि मार्केट मेरी और आपकी आंखों से पोशीदा है, मार्केट डिस्कवर। अच्छा, एक और चीज़ के ऊपर हम लोग आते हैं, ज़रा सा एक और चीज़ के ऊपर आते हैं जिसके ऊपर मैंने एक तरफ उसका इंदिया दिया था। जी जी बताएं। अब मैं ये कहता हूँ ना कि यहाँ पे बिजनेस एनवायरनमेंट के अंदर, बिजनेस इकोसिस्टम के अंदर जो हमारे बिजनेस सर्कल्स हैं और इवन गवर्नमेंट के सर्कल्स भी जो हैं, रेगुलेटरी सर्कल्स और जो गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट्स हैं और जो पॉलिसी मेकर्स हैं और जो प्लानिंग डिपार्टमेंट है और जो आपके इन्वेस्टमेंट मिनिस्ट्री ऑफ इन्वेस्टमेंट और इन्वेस्टमेंट बोर्ड्स हैं और ये सारा कुछ है, उनको क्या इदराक है कि दुनिया कहाँ जा रही है, क्या हो गया है? क्या उनको कोई आइडिया है क्रिप्टो करेंसीज क्या होती हैं, ब्लॉकचेन्स क्या होती हैं, ई कॉन्ट्रैक्ट्स क्या होते हैं, डिसरप्टेड इकोसिस्टम्स क्या होते हैं, डिस्ट्रीब्यूटेड फाइनेंशियल सिस्टम्स क्या होते हैं? और ये सिटी बैंक और गोल्डमैन सैक्स और HSBC और सेंटांडर और BNP पारिबा को क्या ऐसी बीमारी लाहक हो गई है कि उन्होंने 22 साल के बच्चों को अपने यहाँ हेड ऑफ ग्लोबल इनोवेशन, हेड ऑफ ग्रुप इनोवेशन, यानी कि डायरेक्टली रिपोर्टिंग टू द बोर्ड, डायरेक्टली रिपोर्टिंग टू द ग्रुप CEO, 22, 23, 24, 30 साल के बच्चों को क्यों बना दिया? वो जो जीन्स के अंदर, फटी हुई जीन्स के अंदर और जॉगर्स के अंदर और स्नीकर्स के ऊपर आते हैं, क्या ऐसी चीज़ हो गई है? बिटकॉइन के ऊपर लोगों ने ट्रेडिंग तो बहुत की थी, लेकिन उसकी अंडरलाइंग टेक्नोलॉजी क्या है किसी ने जाके देखी? किसी ने नहीं देखी, किसी ने नहीं देखी। ये तो मालूम हो गया यार, जैसे इराकी दिनार से कुछ पैसे निकल सकते हैं तो बिटकॉइन से भी निकल सकते हैं, लेकिन बिटकॉइन है क्या चीज़? उसके काफ़ी अरसे तक तो उसके फाउंडर का ही नहीं पता था। अब काफ़ी अरसे तक, आज के दिन तक नहीं मालूम है, नहीं पता। वो इंडिया है सिर्फ के, वो जो बताया उन्होंने, वो सतोशी कोई भी नाम है, वो जो जापानीज नाम है, लेकिन वो एक मफरूज़े के ऊपर मबनी नाम है। और वो कैसे शुरू हुआ था और कौन से स्टेज के ऊपर बिटकॉइन शुरू हुआ था, और बिटकॉइन की वेरिएशंस क्या हो गई, और बनते कैसे हैं, बनते कैसे हैं और ऑथेंटिकेट कैसे होते हैं, और मैं और आप कैसे एक्सचेंज कर सकते हैं। जो ये ग्लोबल फाइनेंस की दुनिया है, हम
पाकिस्तानियों को और यहाँ के पाकिस्तानी ब्रोकरों को और पाकिस्तानी बैंकरों को कहते हैं ना कि वो 1980 1990 की वो 1960 की दहाई में रह रहे हैं। अभी भी ग्लोबल बैंक्स 2060 वो 1960 की दहाई में रह रहे हैं, 1950s के। टेलीग्राम कब यूज़ होता था? 1930 1940 1950 में, जब हमारी दादा दादी नाना नानी को जो है इंडिया से कोई मैसेज आता था और वो उसके ऊपर लिखा हुआ आता था। तो आज भी जो हमारे कारोबारी हजरात हैं वो बहुत अच्छी तरह से जानते होंगे, जब टीटी करते हैं तो फिर वो कॉल कर रहे होते हैं अपने बैंकर को, आ गई टीटी मेरी, आ गई टीटी मेरी है। MT103 क्या होता है? MT103 टेलीग्राम ही है सर, और अभी भी जो ग्लोबल बैंक्स हैं उससे पैसे कमा रहे हैं। अच्छा, अब दूसरी बात जो आती है, जो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बात है कि जो अब नई टेक्नोलॉजीज़ आ रही हैं और नई टेक्नोलॉजीज़ के ऊपर इतनी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट हो रही है। अभी बिटकॉइन 27 मंथ्स हाई के ऊपर है, गोल्ड से पैग हुआ है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि भाई जाके आप बिटकॉइन खरीदने शुरू कर दें। ना बोलना यार, कल फंस जाएंगे हम लोग। आपको पता है ना, पहले लोगों को बिटकॉइन में बड़ी मार पड़ी है। लेकिन जाके देखें तो सही कि क्या हो रहा है, कौन से यहाँ पे रेगुलेटरी लेवल के ऊपर, बैंकिंग लेवल के ऊपर, एसोसिएशन लेवल के ऊपर, स्टॉक मार्केट लेवल के ऊपर, गवर्नमेंट लेवल के ऊपर ऐसे थिंक टैंक्स बने हैं, ऐसे कौन से फोकस ग्रुप्स बने हैं जो क्रिप्टो करेंसीज के ऊपर फोकस कर रहे हों? आज की दुनिया के अंदर आज भी मुझे अगर आपको पैसे भेजने हैं तो पेपैल या एक दो और ऐसे सिस्टम्स हैं, उससे भी आप 3 और 4% मार्जिन के ऊपर कटवा के देते हैं। आप वेस्टर्न यूनियन से, मनीग्राम से और जितने भी वो हैं, बहुत महंगे। आज भी अगर बेचारा ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो वहाँ पे धक्के खा रहा है, वो 20,000 रुपये और 25,000 रुपये दे रहा होता है, भिजवा रहा होता है घर, तो उसके ऊपर 3,000 4,000 रुपये कटवा रहा होता है। क्या हाल है। और वो भी ऐसा होता है कि वो पहुँचता है और फिर यहाँ पे कभी कभी पैसे निकल भी जाते हैं, उसको मिलते भी नहीं है, फ्रॉड भी हो जाता है बीच में। अच्छा, इंस्टेंसेस होंगे, इंस्टेंसेस हैं, हो भी जाता है। देखिए बात ये, आपका क्रेडिट कार्ड क्या है, ये ओपन फ्रॉड इनेबलर है, क्योंकि आपकी जो मैग्नेटिक स्ट्रिप पीछे लगी हुई है, अगर कोई भी उस मैग्नेटिक स्ट्रिप को कॉपी कर ले और उसका क्लोन बना ले तो वो आपका क्रेडिट कार्ड क्लोन करके यूज़ कर सकता है। ये 1960s की, 70s की, 80s की टेक्नोलॉजी है, ये आजकल की टेक्नोलॉजी। कार्ड आ गया ना, चिप कार्ड के अंदर भी अब अगर वो दूसरी एंड के ऊपर वो नहीं है, EMV एनेबल्ड नहीं है, तो आप कर लें। कैसे करेंगे? आज भी आप ATM में डालते हैं अपना कार्ड, जो क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड या ATM कार्ड, तो वो बेसिकली वो मैग्नेटिक स्ट्राइप पीछे से कॉपी कर रहा होता है। अब ये क्रिप्टो करेंसीज का ज़माना है, ब्लॉकचेन्स का ज़माना है, लेकिन अब वो नया सिस्टम आ गया ना। अब वो फ़ोन में मुझे बताया है, आपके भी में है और मेरे में भी है शायद, कि हम एक दूसरे को झूलते झालते यूँ फ़ोन दिखा दें तो पेमेंट हो जाएगी। देखिए, आपको मेरी, मुझे आपकी, और इसके अलावा मशीनें लगी ये तो क्या है, ये सिर्फ और सिर्फ चेहरा नज़र आ रहा है, पीछे कोई और शख्सियत कुछ और है। कहने का मकसद ये तो फ्रंट एंड है सर, पीछे इंजन क्या है? इंजन अगर 1960 का लगा हुआ है तो आप इसके ऊपर चाहे ऐप लगा लें या कोई और चीज़ लगा लें, या उसके ऊपर आप वो वर्चुअल वो रियलिटी लगा लें। चाह रहे हैं ना, वो कह रहे हैं इन डॉलर टर्म्स हमने जो इन्वेस्टमेंट टेक्नोलॉजी में की है, जब तक उसका कंप्लीट पे बैक विद रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न ना आ जाए, हम अपनी रिडंडेंट टेक्नोलॉजी को भी चेंज नहीं करेंगे, हम अपनी ऑब्सोलीट टेक्नोलॉजी को भी चेंज नहीं करेंगे। ये व्यू है। देखें, अभी बिटकॉइन की वैल्यू जो है, जो अंडरलाइंग एसेट्स हैं, वो $3 बिलियन हैं, और बिटकॉइन टेक्नोलॉजी के अंदर, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के अंदर, क्रिप्टो करेंसीज के अंदर, कॉन्ट्रैक्ट्स के ऊपर $1 बिलियन की वैसी इन्वेस्टमेंट हो चुकी है। चलें इस पर बात करते हैं, क्योंकि आपने मुझे याद करा दिया। आपको पता है लिंक्डइन को माइक्रोसॉफ्ट ने खरीद लिया, ऐसा मैंने सुना है, खरीद लिया गया। अब ये देखें ना कि सत्या जो नदेला, हाँ, बड़ा मुश्किल सा नाम है, लेकिन ये पड़ोसी मुल्क का है, क्रिकेट खेलता था ये बच्चा, अपन वाले कोई गए वहां पे, कोई बना CEO, बुरा ना मानना यार, आप उस वक्त नाराज हो जाते हो, ये बच्चा यहाँ क्रिकेट खेलता था। लेकिन सत्या नदेला जो है वो क्या था माइक्रोसॉफ्ट के अंदर? ही वॉज हेडिंग द माइक्रोसॉफ्ट ऑनलाइन सर्विसेज, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 365 सत्या नदेला ने स्पीयर हेड किया था। और ये बिल गेट्स साहब ही थे जिन्होंने कहा था वी विल पास थ्रू द इंटरनेट वेव।
एंड वी डोंट कंसिडर इंटरनेट एज समथिंग इम्पॉर्टेंट। आज माइक्रोसॉफ्ट जो है 26 बिलियन 26.5 बिलियन डॉलर लिंक्डइन के दे रहा है। और फेसबुक के ऊपर 8 साल पहले स्टीव बाबर ने जाके मार्क जुकरबर्ग से कहा था कि वी वांट टू बाय योर कंपनी। मार्क जुकरबर्ग सेड नो, वी डोंट वांट टू सेल इट, वी वांट टू रिमेन इंडिपेंडेंट बिकॉज़ ही इज बिकम मच बिग नाउ। इफ यू लुक एट द एसेट्स 8 साल पहले जब 2008 के अंदर बन रहा था। देखें सर, यही आइडियाज़ की कदर है जो मैं अपनी कौम को हर वक्त बताता रहता हूँ। ये ले देकर भी इंटरनेट के ऊपर करियाने और परचून की दुकानें खोल रहे हैं, कपड़े की दुकानें खोल रहे हैं। बात यह है कि आइडिया है असल चीज़। एग्जैक्टली। लिंक्डइन एक आइडिया है। अभी देखें, ये मैं और आप अगले दिन बात कर रहे थे, इंस्टाग्राम, स्नैपचैट, ये आइडियाज़ हैं और कुछ भी नहीं है। ये सिर्फ एक सोच, एक फिक्र है। यूट्यूब के फाउंडर्स के नाम देखें, मैं आपको वैसे बताना नहीं लोगों को चाहता था। एक बांग्लादेशी है। यस ऑफ कोर्स, आपने बता दी, हिट द नेल एट द हेड। लेकिन आपको पता है कि ये जिस आदमी का हम लोग स्टीव जॉब्स नाम लेते हैं, बेसिकली ही सीरियन। इसका बाप जो था प्रोफेसर था और ही वाज अ सीरियन। देखा ना, ये बातें हमारे लोगों को पता नहीं है ना। वो जब उसको अडॉप्ट कर लिया तो उसका नाम चेंज हो गया। लेकिन स्टीव जॉब्स कतई जो है, ही इज नॉट ऑफ दैट, ही इज ऑफ सीरियन डिसेंट। ईबे का जो फाउंडर है, ईबे का फाउंडर है। ईबे कैसे स्टार्ट हुआ? ईबे का जो फाउंडर है वो आईटी को जॉब करता था। उसकी बेगम जो थी, उनको इंटरनेट के ऊपर ई कॉमर्स का बड़ा शौक था। तो उन्होंने कहा कि आप कोड लिख दो, आप तो हो इस तरह से एक आईटी हो एक्सपर्ट हो। तो उसने अपनी बेगम के लिए एक कोड लिखा था जिससे आज ईबे बना हुआ है। देख रहे हैं, ये बात है। और मार्क जुकरबर्ग जो है, वो खवातीन जो उसकी यूनिवर्सिटी में थी, उनकी खूबसूरती और उनके हुस्न के ऊपर लोगों की राय लेना चाह रहा था। उर्दू में आसान अल्फाज में बता रहा हूँ, तो द फेसबुक सामने आ गई। यानी वो खूबसूरत खवातीन की तस्वीर के ऊपर लोगों की राय लेना चाह रहा था, उससे दी फेसबुक पैदा हो गई। सर, बात यह कि ये सारी चीज़ें हकायक हैं। हम क्या करते हैं, बच्चे को ले जाते हैं जमात नंबर 1 में। मैं अभी सोच रहा था, बच्चों को जब मैं कभी कभार पढ़ाता हूँ, बच्चे बोलते हैं सर मुझे 1+1 सिखा दें प्लीज़, ये वाला फार्मूला सिखा दें। मैं उनको कहता हूँ बेटा, डोंट री इन्वेंट द व्हील। बात यह है कि आई हैव टू गिव यू अ फाउंडेशन फ्रॉम विच यू कैन राइज हायर। हम क्या करते हैं, उसको पीछे ले जाते हैं बस स्टॉप के ऊपर, कहते हैं बेटा यहाँ से शुरू करो। बच्चे, पाकिस्तानी बच्चों ने गाड़ी ईजाद कर ली, डिस्को डांस, शीरे भरे लड्डू, डिस्को डांस, हमने जनाब गाड़ी ईजाद कर ली। अबे भाई, गाड़ी तो बहुत पहले ईजाद हो गई थी। यानी ये हमारी ज़हनियत है, ये हमारी सोच। पाकिस्तानी बच्चा 10 लेवल में ए लेकर आ गया, डिस्को डांस, सबसे कम उम्र बच्चा ओ लेवल में ओ लेकर आ गया। लेकिन हमने ये नहीं सोचा कि वो जो पीएचडी, जिन्होंने एजुकेशन में पीएचडी करके पूरा करिकुलम बनाया है, वो जो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी और कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के लोग हैं, जो पूरा का पूरा जो है आप समझेंगे सिलेबस तैयार कर रहे हैं, उनकी हमारे नज़दीक कोई अहमियत नहीं। क्या आपने सुना कभी कि डेविड कैमरॉन ने नंबर 10 के बाद बच्चों को गोल्ड मेडल पहनाए हो? तू ए लेवल के अंदर सबसे ज़्यादा ये लेकर आइए ले, नहीं। लेकिन डेविड बैकम ने उनके मुल्क की इज्जत की। डेविड बैकम ही नाम है ना उसका। नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ ना, मुल्कों के मालिक की मशहूरी इस चीज़ से नहीं होती कि ए लेवल में ए ले लिया। हमारी मशहूरी देखें किस वजह से। क्रिकेट में 7 प्रोफेशनल टीमें, हम 7वें नंबर पे आते हैं। टीमों के नाम सुने, कलंदर, सिकंदर, और क्या होता है इस तरह सिकंदर और कलंदर से मिलता है। एक होता है माजरतपुर और एक होता है, खैर रहने दें। अच्छा, अब ये रहने दें आप। अब जरा एक बात के ऊपर, मैं फ़हीम साहब थोड़ा सा ऑफ ट्रैक हो जाता हूँ। उसकी वजह ये कि मैं बहुत जज्बाती इंसान हूँ, और जब आप मुझे बातें कर करके गरमाते हैं ना, आप मुझे लिंक्डइन बताते हैं, स्नैपचैट, जब प्रोग्राम के बाद जाते हुए आप मुझे ऊबर बताते हैं, तो मेरा खून खौलता है कि ये बच्चे मिल मुल के भी जो है दुकान खोल लेते हैं इंटरनेट के ऊपर, और फिर कहते हैं हमारी वाह करो, हमने किरियाने और परचून की दुकान खोल ली। जो बात कहने की है, और जो बात समझने की है, वो ये है कि ये आइडियाज़ की दुनिया है, और आइडियाज़ भी सेंसिबल आइडियाज़ होने चाहिए जो कि इम्प्लीमेंटेबल हों, और उसके ऊपर एग्जीक्यूशन के ऊपर मेहनत लगती है। आइडिया की कोई वैल्यू नहीं है, एग्जीक्यूशन की वैल्यू है। नहीं, लेकिन पाकिस्तान में आइडिया की भी वैल्यू नहीं है और उसकी सब्सिक्वेंट एग्जीक्यूशन की भी नहीं। अगर आप देखिए, यहाँ पे नेस्ट IO बना हुआ है, इंक्यूबेटर, ठीक है ना, पाशा ने बनाया। अच्छा,
जहां आरा उसकी है प्रेसिडेंट है, उन्होंने बनाया है। अच्छा। और मैं ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूँ, ऑन टीवी कह रहा हूँ कि ये बहुत अच्छा काम हो रहा है। ऐसे काम और क्यों नहीं हो सकते? ये पाकिस्तान के अंदर ही हो रहा है ना, कराची के अंदर बैठा हो रहा है ये इंक्यूबेटर बनाया हुआ, कितने उन्होंने बैजेस अपने निकाल दिए। बच्चियाँ इस तरह से काम कर रहे हैं, 22, 23, 25 ईयर्स के जो हैं वो एंटरप्रेन्योर्स बन रहे हैं, और वो उसको गूगल भी और जो है दूसरी मल्टीनेशनल कंपनीज फंड करेंगे। हम वही बात आती है कि झंडा लेके, सही बात कह रहे हैं, आपके झंडा लेके हम आ जाते हैं कि ये और वो, लेकिन कुछ फॉरेन गवर्नमेंट्स ही इस तरह के इंक्यूबेटर्स को फंड कर रही होती हैं, और जो अच्छे काम है उनको हम नज़रअंदाज कर रहे होते हैं। लेकिन ख्वाहिश तो ये थी मित्सुबिशीज़ के अंदर, उनकी पिजेरोज़ के अंदर, उनके जो है लैंड क्रूज़र्स के अंदर हम सफ़र कर रहे होते हैं और उन्हीं को बराबर कर रहे होते हैं। ये आपने ऐसी बात कर दी, पता नहीं क्यों आप जाते जाते हमेशा मेरी दुखती रग पे हाथ रख देते हैं, लेकिन प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो गया, इसलिए मैं इस पर कोई तबसरा नहीं कर सकूँगा। मैं हमेशा की तरह इंतहा से ज़्यादा जज्बाती हो जाता हूँ और अपने हवास पे कभी कभार मुकम्मल तौर पर काबू नहीं रख पाता, लेकिन फिर भी अपनी हवास पे इतना ज़रूर मुझे काबू है कि ना मैं चेहरे बनाता हूँ टीवी पे, ना गाने गाता हूँ, दिल चाहता है लेकिन नहीं करता, रोक लेता हूँ। लेकिन लोग कर रहे हैं, रमज़ान के महीने में भी हो रहा है, चल रहा है सब कुछ। इसके साथ ही प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ चाहता है। नाज़रीन, हमारे संजीदा से, जज्बाती से प्रोग्राम को देखने का बहुत शुक्रिया। मेरी गलतियों को माफ़ कीजिएगा। सोशल मीडिया पर हम बहुत मुतारिक हैं, दिल खोल के तारीफ़ें भेजिएगा, शिकायत को थोड़ा छुपा लीजिएगा क्योंकि ऐप पर वैसे ही पर्दा डाल दिया जाता है, लेकिन तारीफ़ें खुल के कीजिएगा क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लगता है। यहाँ पर प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ चाहता है। अली नासिर को, फ़हीम उज़्ज़मा साहब को और हमारी पूरी टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।